अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो थोड़ी देर पहले अपने इत्तेहादियों समेत मीडिया के सामने पेश हुए और बुरी खबर ही सुनाई, जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है आजकल हमारे लिए बुरी खबरें ही आती हैं। उन्होंने बताया कि IMF के साथ मुआहदे की वजह से जो महंगाई होगी उसका उन्होंने इजहार किया अवाम के सामने। जो एक परेशानी की एक सूरत हाल थी उसमें मज़ीद इजाफा हुआ उनका ये कहने से, लेकिन साथ ही उन्होंने किफ़ायत शारी के हवाले से भी ऐलानात किए, जिसमें बताया गया कि जो वुज़रा है, क्योंकि बहुत सवाल उठता था कि कैबिनेट की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि जी हम बहुत सेक्रीफाइस करने जा रही है कैबिनेट, जिसमें तनख्वाहें नहीं ली जाएंगी, जो फ़ौरन दौरे होंगे उनको या तो अवॉइड किया जाएगा, मीटिंग्स वर्चुअली की जाएंगी, फिर उसके अलावा बिजली जो बिल्स होते हैं और जो गाड़ियाँ वगैरह हैं वुज़रा की, उन तमाम चीज़ों का ख़र्चा वुज़रा खुद ही उठाएंगे। लेकिन क्या ये किफ़ायत शारी का ऐलान करना इस साथ इतनी बड़ी एक बुरी खबर सुना के आवाम को कि आपके ऊपर महंगाई का मज़ीद बोझ बढ़ेगा, ये काफ़ी होगा या ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ ही होगा? दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, जो कि पहले ऑब्वियसली उनकी 1 पॉइंट एजेंडा इंतखाबात की तारीख हासिल करना ही था, जिसके तहत वो तमाम इक़दाम करते रहे। अब वो अपनी जो जेल भरो तहरीक है, जिसका आगाज़ आज से हो चुका है, उसका मकसद महंगाई और बेरोज़गारी को करार दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी आकर उन्होंने गुफ्तगू की है और आज जब उसका आगाज़ हुआ तो PTI की सीनियर लीडरशिप जो है उनसे उसका आगाज़ हुआ। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर साहब, आज़म स्वाति साहब, उमर चीमा साहब, ये तमाम जो रहनुमा है वो अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक पहुँचे चेयरिंग क्रॉस पे और वहाँ से वो पुलिस की जो प्रिजन वैन है उसमें घुस गए खुद ही। फिर पुलिस की तरफ से दूसरे मौक़िफ़ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लाहौर में दफ़ा 144 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर नाफिज है, तो वो कहते हैं कि हम उसी के तहत पुलिस ये कहती है हमने गिरफ्तार नहीं किया, खुद प्रिजन वैन के अंदर आए, जो एक मौक़िफ़ था, लेकिन हमने अपने नुमाइंदे से जानने की कोशिश की कि अब इस वक्त क्या स्टेटस है, क्योंकि वो जो पुलिस वैन के अंदर मौजूद थे वो पुलिस वैन उनको लेकर सीनियर रहनुमाओं को चली गई थी। तो वो नुमाइंदे हमारे बताते हैं, जिनसे हम अभी तफसीलात मज़ीद हासिल करेंगे, कि उनको कोट लखपत जेल लेकर जाया गया है। दूसरे ये एक मौक़िफ़ पुलिस ने ज़रूर रखा हुआ था कि हम दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे, लेकिन इस वक्त एक सवालिया निशान है राना सनाउल्लाह साहब के जो बयानात चलते रहे। एक हिदायतनामा उनका था जिसका कल हमने प्रोग्राम में जिक्र किया कि अवॉइड किया जाएगा आम कारकुनान की गिरफ्तारी को, लेकिन आज वो ये पैगाम दे रहे हैं कि जो लोग गिरफ्तार होंगे उन्हें अटक, मियाँ वाली और DI खान की जो जेलें हैं, DG खान की, वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि लाहौर की जेलों में जगह नहीं है। तो हम प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि हुकूमत की कोई ख़ास लाहे अमल वाज़े नहीं है जेल भरो तहरीक के हवाले से, कि उनका क्या इसके ऊपर रद्द अमल होगा। दूसरी तरफ PTI के हवाले से भी ये सवाल होगा कि ये जो उनकी तहरीक है इसको जेल भरो तहरीक कहा जाए या सिविल नाफरमानी की तहरीक कहा जाए। दूसरे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो आज गुफ्तगू थी उसका मैं दोबारा से जिक्र करना चाहूँगी। एक तो उन्होंने ये जो मुआशी एतबार से मुश्किल फ़ैसले और मिनी बजट के हवाले से जो आवाम पे बोझ पड़ेगा उसकी तो बात की, तोशाखाना और दीगर इशूज़ के ऊपर भी उन्होंने बात की। अपोजिशन को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन सहाफ़ियों के जो सवालात उनको नहीं पसंद थे उनको बड़े आराम से वो अवॉइड भी करते रहे। हमारे चीफ रिपोर्टर हैं सनाउल्लाह साहब, उन्होंने सवाल, और बहुत रेलिवेंट सवाल है आजकल जिसके ऊपर बहस हो रही है, चेयरमैन नैब के इस्तीफ़े के बारे में सवाल किया तो उसको वो गोल करके उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन अपनी जो मर्ज़ी के पसंद के मामलात हैं उस पर ज़रूर उन्होंने उनको एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो एक तो सदर मुमलिकत को उन्होंने पैगाम दिया कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की जो सदर मुमलिकत ने तारीख दी है उसका उनके पास इख्तियार नहीं था। प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज थे कि इस हरकत पर उनको ख़त लिखूँगा, और साथ ही ये याद दिलाया उन्होंने सदर मुमलिकत को कि ये उन्होंने दूसरी गलत हरकत की है, पहली गलत हरकत थी जो 9 माह पहले उन्होंने असम्बली तोड़ी थी वो। इसके अलावा जो उन्होंने तनकीद का आला तरीन अदलिया के हवाले से भी अपना बयान दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और कहा कि बाज़ जजेस जो हैं उनके हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मैं बतौर पार्टी सदर ये बात कह रहा हूँ कि ऐसे जजेस का जो रवैया है वो नून लीग के साथ जानिबदाराना रहा है और उनको हमारे केसेस की पैरवी नहीं करनी चाहिए। इसमें भी हम बात करेंगे कि नून लीग के जजेस के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या ये दुरुस्त हैं, क्योंकि अब ये बहुत ज़ोर पकड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक रजवाना साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के और साबिक़ गवर्नर हैं पंजाब के। रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप मरकज़ी रहनुमा तहरीक इंसाफ के और PTI के इलेक्शन सेल के सरबराह भी हैं। शाहज़ेब जिलाई साहब को भी हमने दावत दी है प्रोग्राम में, उनका तज्ज़िया हासिल करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आप लोगों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगी उमर फ़ारूक हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं जो गिरफ्तारियाँ हुई उनका क्या या फिर ओवरऑल क्या सूरत हाल है। उमर बताइएगा, जो सीनियर रहनुमा प्रिजन वैन के अंदर थे उनको कहाँ ले जाया गया है और क्या कोई मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए गए, स्टेटस क्या है इस वक्त? जी, अब से बिल्कुल 1 मिनट कबल जो है वो कैदी वैन जिसमें सवार हुए थे शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, साबिक सरफराज सीमा
डॉक्टर मुराद रास, सेनेटर आजम सवाती और दीगर रहनुमा, उनको कैदी वैन जो है इस वक्त लेकर कोट लखपत जेल पहुंच चुकी है। उनके साथ कारकुनान जो है वो भी मौजूद थे और 4:15 बजे के करीब एक कैदी वैन में जो है वो बैठे थे चेरिंग क्रॉस में डीसीपी ऑफिस के सामने, और उस वक्त से ये सड़क पर ही मौजूद थे। पहले इनको कैंप जेल लेके जाया गया, लेकिन उसके बाद पुलिस के अहकाम मौसूल हुए कि इनको कोट लखपत सेंट्रल जेल लेके जाया जाए। तो अब सेंट्रल जेल जो है वो कैदी वैन पहुंच चुकी है। जो कारकुनान उनके साथ आए थे तो बाहर जो है वो रुक गए हैं, जबकि कुछ कारकुनान जो है वो कैदी इनके ऊपर मुकदमा उमर क्या बनाई गई, और अगर आप ये बता सके कितने कारकुनान और कितने रहनुमा हैं इनमें जिनको कोट लखपत जेल लेके गए? जी, तकरीबन 8 से 10 रहनुमा हैं जो कैदी वैन के अंदर मौजूद हैं, जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, और उसके अलावा कोई 30-35 जो है वो कारकुनान इस कैदी वैन के ऊपर सवार थे जो कि अंदर गए हैं। इसके अलावा भी एक और इससे कबल भी प्रिजनर वैन आई थी जिसके अंदर कुछ कारकुनान मौजूद थे जिनको पुलिस एस्कॉर्ट करके लेकर आई थी और कोट लखपत जेल के अंदर लेकर गई थी। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर इसमें ये है कि ये वाली जो प्रिजन वैन है जिसके अंदर कायदीन मौजूद थे पीटीआई के, ये खुद सवार हुए, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया था पुलिस की तरफ से, और ये अपनी मर्जी से बैठ गए थे वैन के अंदर, और इसमें सिर्फ 4 से 5 पुलिस वाले मौजूद थे, 3 आगे और 2 पीछे। इसके अलावा सारे जो थे पीटीआई के कारकुनान मौजूद थे, और इंतहाई सुस्त रवि के साथ ही गाड़ी चलती हुई पहले कैंप जेल पहुंची और कारकुनान पैदल जो है इसके साथ चलते रहे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्पीड थी उस वक्त गाड़ी की, और कैंप जेल कुछ देर खड़े होने के बाद जो है ये फैसला किया गया कि अब इनको कोट लखपत जेल लेके जाया जाएगा। तो अब ये कोट लखपत जेल पहुंच चुके हैं। पंजाब हुकूमत का जो मौक़िफ़ इसके बारे में सामने आया है वो यही है कि दफा 144 जो नाफिज थी लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात में, उसकी खिलाफ वर्जी पर इन्होंने ये इक़दाम उठाया गया है, लेकिन अभी तक कोई किसी किस्म का जो एफआईआर सामने आम पर नहीं आई है। बहुत शुक्रिया उमर इन अहम तफसीलात के लिए। रियाज साहब, आप कहना चाहूंगी कि अब आज बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि फिर आखिर मकसद क्या होगा, क्योंकि मकसद तो मुखालिफिन के आपके अचीव होगा अगर आपकी सीनियर तरीन जो लीडरशिप है वो जेल के अंदर होगी, और फिर राना साहब के बयान का भी मैंने आगाज़ में हवाला दिया, तो फिर इससे क्या फ़ायदा क्या होगा इस पूरे जो इस वक्त आप लोगों की तरफ से तहरीक चलाई जा रही है? बुनियादी तौर पर हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, अवाम देख रही है, और हम समझते हैं कि ये समझने कि बड़ी जेल से हम छोटी जेल में जा रहे हैं। मुल्क भी एक बड़ी जेल बन चुका है, यहाँ पे शख्सी आज़ादी, सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, आपके आइन और कानून की बारादस्ती कहीं नज़र नहीं आ रही, और एक अनारकी फैली हुई है। और हम समझते हैं कि बड़ी जेल और छोटी जेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम एहतजाज का एक तरीका अख्तियार किए हुए हैं, हम तशद्दुद की तरफ नहीं जा रहे, अदम तशद्दुद और जेलें भर के, तो एक एहतजाज का तरीका दुनिया देख रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है कि हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है अवाम के साथ, और आर्टिकल 224 के तहत लेकिन उसमें तो दुनिया में रियाज साहब, लेकिन कतई कलामी की माजरत, लेकिन दुनिया के अंदर कानून को हाथ में लेने की भी इजाजत नहीं होती है। इन इकदामात को कि जेलों में जबरदस्ती घुस जाओ किसी भी तरीके से रास्ता निकाल के, तो इसको तो सिविल नाफरमानी समझा जाता है दुनिया भर के अंदर। तो दुनिया देखेगी तो फिर इस पहलू से भी तो देखेगी कि आज आप लोग जबरदस्ती गिरफ्तारियां दे रहे हैं पुलिस की गाड़ियों में जाके। देखिए, गुजारिश ये है कि पहले भी तो यहाँ कोई इंसाफ की तो कहीं नज़र नहीं आ रही, और अवाम को हम महंगाई से बचाना चाहते हैं। एक तरह से ये एक सिंबॉलिक एहतजाज है बुनियादी तौर पर, कि बुनियादी मकसद इसका असल जो है वो ये है कि कौम को महंगाई के बोझ में से निकाला जाए, और वफाकी हुकूमत की नालायकियों का बोझ अवाम पे जो भेजा जा चुका है उसको हटाया जाए। हुकूमत वो रेट्स कम से कम बहाल कर दे जो जब हमारी हुकूमत को हला करके इन्होंने इक़्तिदार पे कब्जा किया था, और हुकूमत नाफिज पाकिस्तान में नाजिल हुई थी अप्रैल 2022 में। ठीक, इस सिलसिले हम चाहते हैं कि अवाम को महंगाई से बचाने के लिए हम अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करें। शाहज़ेब जिलानी साहब, इसके अब आज ये तो मकसद वाज़े हो गया रियाज साहब की गुफ्तगू से कि इलेक्शन की तारीख का मामला नहीं है, महंगाई, और उसमें ऐड ऑन कर दिया जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने इत्तेहादियों के साथ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आपको इस जेल भरो तहरीक का असल मकसद क्या नज़र आ रहा है? आपको लगता है इससे पीटीआई को कोई फ़ायदा होगा प्रेशर डालने के हवाले से, या नुकसान में रहेंगे अगर उनकी सीनियर लीडरशिप जेल में होगी? अफसा, ये तो वाज़ेह है कि ज़ाहिर है कि पीटीआई इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ है, महंगाई के इशू को वो कैश करना चाहती है। गो के पीटीआई जब हुकूमत में थी
तो उसका अपना बड़ा हाथ है। IMF का मुआहदा उन्होंने किया, फिर ख़ुद ही तोड़ा, और इस वक्त हम जिन हालात में जा रहे हैं उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है। PTI ने उसमें अपना हिस्सा डाला, फिर इस गवर्नमेंट ने आके डार साहब ने जो डिले किया 4-5 महीने, उसकी वजह से भी हम इस नहज पे आ गए कि हम कुछ निगोशिएट करने की पोजीशन में नहीं बचे। तो जहाँ पे हम आज खड़े हैं इकोनॉमिकली, उसमें दोनों PTI और ये जो PDM की गवर्नमेंट है, दोनों का इसमें हिस्सा है। अब ये अलग बात है कि भले अब महंगाई के इशू पे खेलना है तो ठीक है, एहतजाज का बिल्कुल हक़ है। जैसे अभी हमने सुना भी कि हाँ पुरअमन एहतजाज है, बड़ी अच्छी बात है, आप करें। लेकिन इसको ये तासुर देना कि इस वक्त जो है ये पुलिस ने कोई वहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती की, डंडे चलाए, उन्होंने बड़ी कुचलने की कोशिश की, हम देखते रहे, सारी दुनिया ने देखा। ये इमेजेस आज शाम को चल रहे थे कि पुलिस वहाँ खड़ी हुई है, ज़बरदस्ती आके आप बैठ रहे हैं गाड़ियों में, आप कह रहे हैं कि जी कि हमें ले जाओ, आप कह रहे हैं आपको अरेस्ट नहीं करना है, आप ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि हमें लेके जाओ। क्योंकि ये देखें, ये थिएट्रिक्स हैं। आपने पता नहीं कभी आपका एक्सपीरियंस रहा है स्ट्रीट थिएटर के साथ या नहीं, ये चलता फिरता एक स्ट्रीट थिएटर है जिसमें PTI की बड़ी महारत है। हमने धरनों के ज़माने में भी देखा, उसके बाद भी हम देखते हैं कि कोई ना कोई ज़ाहिर के इशू चाहिए। एक पार्टी है, उसको अपनी सपोर्ट बेस को कायम रखना है, तो उससे कोई ना कोई इशू चाहिए जिससे वो उछालते रहें, वो करते रहें। तो अगर इसको पुरअमन रखें तो वेल एंड गुड, कोई किसी को एतराज़ नहीं है। हाँ, मारधाड़ की तरफ जाएंगे, पुलिस मोबाइल्स पे चढ़ेंगे, उसके विंड स्क्रीन तोड़ेंगे, तो गवर्नमेंट को तो एक्ट करना पड़ेगा ना। आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते गवर्नमेंट से कि वो चूंकि ये PTI है या उनके वर्कर हैं तो वो खामोश तमाशाई बन के खड़े रहें, देखते रहें। अगर कोई ज़बरदस्ती जाना चाह रहा है जेल में, थाने में, तो उनकी ख्वाहिश पूरी कर दें कुछ अरसे के लिए, क्या उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो असल मामलात हैं इस मुल्क के, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस वक्त जो सिक्योरिटी चैलेंज है उसका इससे ताल्लुक़ नहीं है। इकोनॉमिकली हम जहाँ पे खड़े हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस वक्त जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे जो हैं एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, उससे भी इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ठीक है, हमारी पॉलिटिक्स है, थिएट्रिक्स हैं, चल रहे हैं, आवाम भी इंजॉय करें, थोड़ा PTI के जो वर्कर हैं उनको भी एक थोड़ा सा एक मशगला मिल गया है, तो ठीक है, इट्स फाइन। रियाज साहब, वैसे ये जो आपने शाहजेब साहब की इसके ऊपर एक ओपिनियन भी सुन ली है, लेकिन यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि महंगाई का बेशक आप लोग हवाला दें, हमारे ऑप्टिक्स के लिहाज से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो भी मूव करते हैं वो पॉपुलैरिटी के एतबार से आपके कारकुनान को चार्ज करने के हवाले से तो कामयाब रहती ही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अपने कारकुनान और अवाम में से ये भी तो सवाल उठा दिया जाएगा कि ऐसे मुआशी हालात के अंदर अगर आम जो कारकुन है, गरीब अवाम है, उसको जेलों में जाने की तरगीब दी जा रही है, तो कोई कुछ जिम्मेदाराना सियासत तो ना हुई? रियाज साहब देखें इतनी महंगाई है, कम से कम जेल में रोटी तो मुफ्त मिल जाएगी आवाम को। इस वक्त हालत क्या है, आटा मिल नहीं रहा, बहुत महंगा है, घी नहीं मिल रहा, पेट्रोल बहुत महंगा है, बिजली के बिल बहुत महंगे हैं। कम से कम आवाम को हम महंगाई से तो बचा सकेंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये जो सिम्बॉलिक हमारा एहतजाज है, इससे वफाकी हुकूमत को शर्मिंदगी के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, और आवाम में ये मजीद पहले भी गैर मकबूल हो चुकी है। अगर वफाकी हुकूमत और PDM मकबूल होते तो इंतखाब से भागते नहीं, ये तो भाग गए हैं। इलेक्शन की जब इलेक्शन का नाम ले तो ये इनको चीखें मारने लग जाते हैं और वो मैं बुरा भला कहने लग जाते हैं। इन्हें चाहिए कि आवाम की अदालत में आए और आवाम के सामने खुद की अपनी कारकर्दगी को पेश करें, और फिर आवाम को मौका दें कि वो चुनाव करें अगले नुमाइंदों का। 2 सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा देखें तो बहुत बड़ा हिस्सा है। आप वहाँ पे आवाम को जमहूरी हक देना नहीं चाहते, इंतखाबात आर्टिकल 224 के तहत करवाना नहीं चाहते, और उसके बाद ये है कि इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 57 के तहत सदर ममलकत के खत को आपने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। तो इलेक्शन की बात हम करते हैं जी, मैं रियाज साहब, और आप यूर द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। मैं हमारा राब्ता बहाल हुआ है रफ़ीक रजवाना साहब से। रफ़ीक साहब, अब यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, किस तरह आज गिरफ्तारियां तो हो गई, अब सिम्बॉलिकली का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल भी किया जा रहा है रियाज साहब की तरफ से, लेकिन ये तो अब अवाम तो दुनिया तो ये भी देखेगी कि उनकी जो की मेंबर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया। ये नहीं देखा जाएगा कि वो गाड़ियों में जाके पुलिस की खुद बैठ गए। तो क्या इसको अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए था? हुकूमत के पास काफ़ी दिन थे जब अनाउंस हुई थी जेल भरो तहरीक, तो इसको काउंटर स्ट्रेटजी हुकूमत की इमरान खान के किसी मूव के ऊपर नजर नहीं आती है। क्या वजह है कि फेल होती है हुकूमत? मैं आखिरी सवाल का आपको जवाब दे दूं। ये सूबाई हुकूमत का मामला है और निगरान हुकूमत है सूबे में, ठीक है जी। इसको जो मरकज में हुकूमत है उसके हवाले से ये बात नहीं बनती। ये गिरफ्तारी ये जो है ये
एक ड्रामे की आखिरी किस्त है जो इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के बाद इमरान खान साहब वजारत उज़्मा के मनसब से हटे। उससे पहले उन्होंने असम्बली भी तोड़वाने की कोशिश की, सब कुछ किया, और उस करारदाद को भी उन्होंने कह दिया कि ये पाकिस्तान के आइन के भी खिलाफ है और गद्दारी है और साइफर है, जो भी है उसकी मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, अवाम के सामने है। ड्रामे की पहली किस्त थी वो जो अदम एतमाद के बाद उसी के दौरान पहले असम्बली तोड़वाई गई सदर साहब से, उन्होंने चंद मिनटों में असम्बली तहलील कर दी। फिर सुप्रीम कोर्ट को निगेट किया गया। आज अदालतों की बात अभी आप कर रहे थे, तो उस वक्त रात को 12 बजे जब अदालत खुली तो कहा जाता था रात के 12 बजे अदालत खुल गई। यहाँ अदालतें जो है 5-5 दिन शाम के 8 बजे तक इंतजार होता रहे, ठीक है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, मैं खुद वकील हूँ। अब बात ये ड्रामे की आखिरी किस्त है, ये बेशक वो तो चले केयर टेकर वहाँ पे हुकूमत है, मौजूद है पंजाब में, लेकिन जिस ख्वाहिशात का इजहार राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, मेरा यही आपसे सवाल था कि आप उस हिसाब से आप बहुत सीनियर मेंबर भी हैं, तो फायर फाइटिंग राना साहब को ये कहना चाहिए कि इनको मेरी ख्वाहिश है कि इनको अटक में जेल में डालेंगे या इस जेल में, बल्कि ये कहना चाहिए था हम अवॉइड करना चाहिए गिरफ्तारी। उनकी जाती ख्वाहिश है, मेरी तो ये ख्वाहिश है इनको इन मासूम बंदों को, मजलूमों को गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए जो अपने जुल्म से ही मजलूम हुए हैं, जो अपनी कार्रवाइयों से ही मजलूम हुए हैं और लोगों को मजलूम होकर बता रहे हैं, इनको गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है कि नेशनल इश्यूज हैं हमारे, नेशनल इश्यूज को देखें, मुल्क के हालात को देखें, इस्तेकाम को देखें। ये वही IMF का मुआहदा है जो इमरान खान साहब के वक्त हुआ, और कोई भी हुकूमत होती शायद वो मुआहदा करते। उसके बाद आप देखें अनफंडेड सब्सिडी दी इन्होंने पेट्रोल पे, उसकी वायलेशन की, उसके बाद ये हुकूमत बदली गई। अब जो है ये IMF के साथ जो मुआहदे हुए सबके सामने है, लोगों ने देखा है। रफीक साहब अवाम के सामने बहुत कुछ आ गया, अब तो अवाम पाकिस्तान के बहुत बादशाह हो गए, उनको ये भी पता है जो डिलेज आपने किए, जैसे मिफ्ता साहब को हटाया, जो इकदाम पहले दिन कर लेने चाहिए थे, स्कोर सेटल है सर दोनों तरफ। मुझे आप मौका देना, आपने सवाल किया तो लेट बी कंप्लीटेड प्लीज। तो अवाम तो परेशान है, नो डाउट, डिले भी इतना नहीं होना चाहिए जितना हुआ है। इस जो आखिरी गुफ्तगू, आखिरी जो टेन्योर में ये चल रही है, उसके साथ आखिरी किस्त में IMF के साथ मुज़ाकरात डिले नहीं होने चाहिए। मगर बात यह है कि जितनी सख्त शराइत IMF आयद करना चाहती है तो आपका क्या ख्याल है, बिल्कुल ही सरेंडर कर जाते हैं। कुछ ना कुछ तो नेगोशिएट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो उनकी नरमी। लेकिन नेगोशिएशन का क्या फायदा हुआ? मैं रियाज साहब, रफीक साहब, मैं कोई फायदा नहीं हुआ। जब इसहाक डार साहब ने आके कहा कि आई डोंट केयर अबाउट IMF, तो आपकी एक भी बात IMF ने सुनी नहीं है। फिर आप बहस में सर इकोनॉमी की तफसील में मैं अब क्या जाऊंगी, क्योंकि इस पे मेरी माजरत आपसे भी, आप दोनों मेहमानों से इसके ऊपर, क्योंकि इसमें दोनों तरफ ब्लेम गेम ही चलती रहती है। लेकिन क्विकली रफीक साहब, आप गवर्नर रह चुके हैं, इलेक्शन की बात कर लेते हैं। क्या इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर के अलावा किसी और का काम है? इस वक्त क्यों एक दूसरे के कोर्ट में बॉल फेंकी जा रही है? रफीक साहब आप होते आप क्या करते ऐसी सूरत हाल में? पहले तो बात ये जी कि मैं होता तो बताता, क्या करता मैं क्या बताऊँ। मुफ्त का मशवरा ही दे दें सर गवर्नर साहब को। नहीं, आप मुझे उस देखे ना, इस सिचुएशन में मुझे ये ना कहिए मैं होता क्या करता, मैं कानून और आइन के मुताबिक काम करता है। तो यानी 90 दिन के अंदर इलेक्शन का तारीख देते, आइन तो यही कहता है। अब बात मेरी एक गुजारिश है मैडम कि मुझे आप सवाल करती हैं तो मुझे फिर उसकी सर आप चलें इसका जवाब मुकम्मल कर लें, आप फिर मुझे ब्रेक हाँ प्लीज। आपने सवाल किया, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा था, आपने इशू छेड़ा, उस पर मेरी बात मुकम्मल नहीं सुनी। मुझे आपने इनवाइट किया तो मेरी रिक्वेस्ट होगी काइंडली हैव अ पेशेंट हियरिंग। तो बस इस बात के ऊपर फिर मुझे इजाजत दीजिएगा रफीक साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है हमारे, क्योंकि थोड़ा महदूद वक्त, और आप क्योंकि गवर्नर रहे तो आप बहुत रेलेवेंट शख्सियत है इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से सवाल के, और जो देखने वाले वो भी यही सुनना चाहते थे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो कुछ इलेक्शन की बात होगी, और जो अदलिया के हवाले से PMLN के कंसर्न्स हैं क्या वो दुरुस्त हैं, बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं इस वक्त, एक तो जेल भरो तहरीक चल रही है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से अदलिया के हवाले से जो बयानिया बनाया गया उसकी बात कर लेते हैं। रियाज साहब, आप लोगों को मोहलतें वगैरह जो मिलती रही, इसका जिक्र पहले भी रफीक साहब भी कर रहे थे, इसके हवाले से एक प्रॉपर बयानिया बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस एक इदारे के अंदर आपके फेवर में लोग बैठे हुए हैं। ये मामला बहुत संजीदा हो चुका है कि जब तमाम बार काउंसिल्स की तरफ से एक जज साहब जो ऑडियो के हवाले से बात सामने आई थी, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस मसले को एड्रेस करते हुए 2 जजेस के हवाले से कह रहे हैं कि वो इनको हटाया जाए।
तो आप लोग नहीं समझते कि ये मामला बहुत संजीदा हो चुका है और इसको कनेक्ट किया जा रहा है आप लोगों के साथ, जिस किस्म की मोहल्ते खान साहब को अदालत में पेशी के हवाले से मिलती रही उस वजह से, और ओवरऑल अदलिया के ऊपर सवाल उठ रहा है? देखें, पीडीएम की तारीख उठाकर देखें, जस्टिस सजाद अली शाह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साथ जो सलूक किया गया था वो अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया था और लोग अंदर घुस गए थे, वो बहुत पुरानी बात नहीं है। इस तरह एक ऑडियो लीक हुई थी लाहौर के एक मोहतरम जज साहब की जो गुज़श्ता रोज़ वफात पा गए हैं, वो पुरानी बात नहीं है। इससे पहले जो कुछ यहाँ पे होता रहा और एक बहुत अहम हाई कोर्ट के सरबरा की तरफ से जो कुछ यहाँ पे नज़र आया पूरी कौम को, वो बहुत पुरानी बात नहीं है। मेरा ख्याल ये कि हम तो इस हक में है कि अदलिया मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट, बाख्तियार और उनके फैसले बोलते हुए नजर आए कि किसी के साथ नहीं है, आइन और कानून की बालादस्ती के साथ हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि कोई वो बात तो करे जो बिल्कुल साफ सुथरा और फिर समझ लगती है। जमातों की अपनी माजी की हालत जो है आप सब जानती, पूरी कौम जानती है। तो इसलिए दूसरा देखें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुंतखब सदर खत लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, इंतखाबात करवाए जो 2 सूबों में होने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सिद्दीकी साहब रिट फाइल कर चुके हैं, पिटीशन फाइल कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि फौरी इंतखाबात, मुखालफत भी कर ली बाकी की बार ने। उन्होंने कहा कि इनका काम बनता नहीं है ये लिखना अदालत को इलेक्शन की तारीख के लिए। नहीं देखे ना, उनकी मुखालफत सर बार में सामने आई थी। तो क्या मुझे बताएं, अगर पाकिस्तान की अदलिया को ये हक हासिल नहीं है, सदर ममलकत को हक हासिल नहीं है, तो आइन को लपेट दें, फिर अक़वाम मुत्तहिदा में क्या हम रिट फाइल करें, पिटीशन फाइल करें, क्या हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाकर जिनेवा में रिट फाइल करें? तो कहाँ आप चाहते हैं कि जब आपके अपने मुल्क के अंदर आइन पे अमल नहीं किया जाएगा तो आइन की वायलेशन तो होगी। आप जमहूरियत की बात करते हैं, कौन सी जमहूरियत जिसमें इंतखाबात ना हो, जिसमें अपनी मर्जी के फैसले किए जाएँ, जिसमें अवाम की सोच का गला घोंट दिया जाए, जिसमें अवाम को मैंडेट देने की इजाज़त ना हो, जब 2 सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएँ। आइन का आर्टिकल 224 बड़ा वाज़ेह है कि असम्बली तोड़ने के बाद 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। 13 अप्रैल लास्ट डेट है, उस तक अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर आइन की वायलेशन तो होगी। आइन का आर्टिकल 254 क्या कहता है? तमाम इदारे पाबंद हैं आइन के तमाम शिकों पे अमल दरामद करने के लिए, मामनत के लिए। तो ये अब सदर ममलकत क्या वो कोई ठेले वाला है, कोई रेडी वाला है, कोई वो क्या है? वो सदर ममलकत मुंतखब सदर ममलकत है, रियासत का सरबराह है, तमाम इदारों का सरबराह है, पार्लियामेंट का हिस्सा है। सदर सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली मिल के पार्लियामेंट बनती है। तो उनके खत उन्होंने अपना इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 के तहत एक खत लिखा, फिर दूसरा खत लिखा, फिर डेट दी, तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इससे पाकिस्तान में क्या आप बनाना, बात रफीक साहब की तरफ आपके लेके जाती हूँ। फतियाना साहब, रफीक साहब जो सदर मुमलिकत पे तनकीद कर ली, ठीक है, ये भी कह दिया उनके खुद, क्योंकि आईनी तौर पे जो इकदाम उन्होंने किए हैं कुछ अर्सा पहले वो यकीनी तौर पे उनके ऊपर सवालिया निशान है। लेकिन ये तो एक हकीकत है आईनी तौर पे। मैं दोबारा इस तरफ ही आपको लेके आना चाहूँगी कि इसका फिर जवाब क्या बनता है। इलेक्शन कमीशन की तो मुलाकातों पर मुलाकातें जारी हैं, लेकिन एक मौके पर वो भी ये कह चुके कि हमने तो करवाने हैं, हम तो पाबंद हैं 90 दिन के अंदर कराने के, लेकिन ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन भी तारीख नहीं दे सकता, सदर मुमलिकत भी नहीं दे सकता। तो फिर इलेक्शन तो होने किसी ना किसी तरह। इस पर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है आपकी जमात का, रफीक रजवाना साहब? मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं जी कि इस सदर के इकदाम को आप आईनी नहीं कह सकते, क्योंकि आइन में कोई ऐसा इकदाम जो है उसके लिए आर्टिकल 48 है जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट 2017 की 57 सेक्शन है, उस पर सदर को इख्तियार हासिल है तो वो इलेक्शन की डेट दे आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख देना और उसका जवाब आ जाना, इट डजंट मीन कि जी कि वो कंसल्टेशन हो गई। अब किसी ने आगे सेक्शन 58 नहीं पढ़ा, सेक्शन 57 के बाद उसमें अल्टरेशन ऑफ द डेट्स लिखा हुआ है। अगर सदर पाकिस्तान डेट दे भी दे, कंसल्टेशन के बगैर नहीं होती, और उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन के पास सेक्शन 58 में ये इख्तियार है कि वो इकदाम ऐसे उठा सकता है जिससे वो डेटों में रद्दोबदल कर सकते हैं। ठीक है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, मगर एक मेरी गुजारिश है, किसी ने आज तक
किसी अपोजिशन की जमात ने, अपोजिशन तो खैर ये खुद ही है ना, बाकी तो पाकिस्तान ऐसे हवा में उड़ रहा है ना, सियासत भी इन्हीं की है, जमात भी इन्हीं की है, आइन भी इनका है, कानून भी इनका है, असेंबली में चले जाएं, इस्तीफे दे दें, वापस आ जाएं, फिर अदालत में चले जाएं, फिर ये धरने दे दें, लॉ जो भी करना इन कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। चलो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल माइलेज है, बट द क्वेश्चन इज कि जिस आइन का प्रचार करते हैं, जिस अदलिया का प्रचार करते हैं, एक तो इनको कोई ये राइट नहीं है कि जिन जज साहिबान का मसला आजकल इशू बना हुआ है उनको ये डिफेंड करें, वो उनका राइट है, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है या सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन डिफेंड करे। जिनको हकीकत का नहीं पता और ये एलिगेशंस है, उस पर कोई मसला नहीं है किसी के डिफेंड करने का। अगर कोई एलिगेशन लगा रहा है तो दे कैन टेक मोटो एक्शन। अगर वो गलत समझता है तो उनकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल्स है, उन्होंने अपने एक एक्शन लिया है, उस पर क्या हकीकत है, फॉरेंसिक है, जो कुछ भी होना चाहिए, मैं बड़ी मोहतात गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब ये बात है कि गलत बात अगर किसी एलिगेशन के बेस पे सामने आ जाए तो उसको भी, गलत बात को भी डिफेंड करने लग जाए। दिस इज नॉट ए पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज फॉर द कंट्री, पॉलिटिक्स इज फॉर द पीपल। यहाँ तो जो है ना, बगैर इक़्तिदार के एक मछली है, वो बाहर पानी के बगैर फिर रही है और तड़प रही है, और तड़पते तड़पते पता नहीं अल्लाह खैर करे क्या होगा, अगले इलेक्शन का इंतजार करें। जब भी इलेक्शन की डेट ऐसी ये डिस्प्यूट खत्म होता है, इस पे इख्तलाफ राय है, तो इलेक्शन में हिस्सा ले लेंगे। मगर बात ये है, जी सर आप मुकम्मल करें। जी बात ये है कि किसी ने ये सोचा है कि पाकिस्तान में आने वाले कई सालों तक 2 असेंबलियों के प्रोविंशियल के पहले इलेक्शन होंगे, वहां पे हुकूमत किसी और की होगी, फिर कौमी असेंबली का इलेक्शन होगा, उस पर मुदाखलत होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट इन 2 प्रोविंसेस में नहीं होगी, और ये इलेक्शन एक साल में 4-4 दफा 3-3 दफा होंगे। खौफ खुदा करो। एनी जस्टिफिकेशन फॉर डिसॉल्विंग प्रोविंशियल असेंबली, एनी जस्टिफिकेशन फॉर रेजिग्नेशन, अपनी निगेशन खुद कर दी, निगेशन करके फिर इस्तीफों के लिए अदालतों में जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मुल्क पे रहम करें। आपने अपनी पॉलिटिकल पावर दिखा दी, पॉलिटिकल शो हो गया, कम बैक। जी शाहजेब साहब, इसके अलावा ये जो सदर मुमलिकत के हवाले से बातचीत की जा रही है, या फिर जो अभी रफीक साहब बात कर रहे हैं कि उनको जवाज़ हुकूमत के पास, आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किफ़ायत शारी का प्लान दिया, ये कैबिनेट की तरफ से जून 2024 तक के लिए अप्रूव किया गया है। तो इससे क्या ये जाहिर होता है कि हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि वही होंगे अगले साल तक, इस साल भी इलेक्शन नहीं होगा, अगले साल भी 2024 तक का फैसला वही करेंगे, या ये एक मामूल की कार्रवाई है? इलेक्शंस के हवाले से आप क्या देख रहे हैं अभी तक? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम इससे ये नतीजा आख़िज़ कर सकते हैं कि हुकूमत ने तय कर लिया है कि इलेक्शन टाइम पे नहीं होगा। ज़ाहिर है कि जब आप कोई पॉलिसी देते हैं, आप कैलकुलेशंस करते हैं, आप देखते हैं कि साल में हमें कितने पैसे बचेंगे, तो ये तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर इलेक्शन होता है, नई गवर्नमेंट आती है, वो उसको चेंज कर सकती है। लेकिन जिन हालात में हम खड़े हैं, माशी हालात में, ये तो एक समझें कि बहुत ही एक पहला कदम है, छोटा सा कदम है। वो भी आपको जितनी वसी तर इस्लाहात करनी है अपने माशी निज़ाम में, अपने माशी ढांचे में, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। उसको कौम को एक साथ बैठना होगा, आपकी मेजर पार्टीज़ को एक साथ बैठना होगा। अगर आप एक दूसरे को अंडरमाइन करेंगे सिर्फ अपनी नैरो इंटरेस्ट के लिए और पॉलिटिक्स के लिए, तो हमने मुल्क को यहाँ पे तो पहुँचा ही दिया है, तो मज़ीद पता नहीं इसको और कितना नीचे ले जाना है। लेकिन मैं छोटा सा ये कमेंट करूँगा। आप पहले अदलिया की बात कर रहे थे, मैंने बड़े गौर से सुना आपके जो पीटीआई के जो आपके दोस्त हैं वो जो बात कर रहे थे, बड़ी सिलेक्टिव देखें ना हमारी मेमोरी है। उन्होंने 90s के बड़े हवाले दे दिए और वो सब बिल्कुल सही हवाले हैं। उस वक्त मियां नवाज़ शरीफ बाकायदा तसादुम के मूड में होते थे इदारों के साथ। लेकिन अभी मैं आपको इतना पीछे नहीं लेके जाना चाह रहा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे नौजवान भी देख रहे होंगे, उनको तो याद भी नहीं होगा। हमें तो ये सब याद है, वो जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था और वो सब। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहूँगा हमारे पीटीआई के आपके जो गेस्ट हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को किसने विक्टिमाइज़ किया पिछले चंद सालों में। और जब इमरान खान साहब कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कि मेरे इक़्तिदार में आने के लिए जो पहली राह हमवार की वो जो डैम फंड वाले जो जज थे उन्होंने की, तो ये तो अब पूरी दुनिया पे आया है कि हमारी जुडिशरी का अनफॉर्चुनेटली बहुत ही एक रिग्रेसिव रोल रहा है। हम अदलिया की इज़्ज़त करना चाहते हैं, ये हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जजेस का जो कॉन्डक्ट रहा है माजी में, उसी ने अदलिया के वक़ार को धचका पहुंचाया है। कि वो उस वक्त उस ज़माने में हमने जो देखा, हमारी जो कोर्ट के जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद में, उनसे बात होती है, उन्होंने कई चीफ जस्टिस आए और जाते देखे, लेकिन वो कहते हैं, कान पकड़ के कहते हैं कि हमने इतना ज़्यादा गिरा हुआ मेयार जो है अपने
आला अदलिया से नहीं देखा। उस ज़माने में हमने क्या क्या बदअखलाकियाँ देखी, बदतमीज़ियाँ देखी, मतलब बिल्कुल एक जो है ना अपनी लिमिट से बाहर जाके आप ऑलमोस्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर आप एक्ट कर रहे हो। तो अनफॉर्चुनेटली ये सब हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हमारी कुछ मिसालें कायम हुई थी जुडिशियल एक्टिविज्म की उस टाइम पे, जिसकी मिसालें अभी भी दी जाती हैं। मैं जिलानी साहब बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं क्विकली आप ये कहिएगा कि जो हुकूमत, क्योंकि नैब चेयरमैन का जिस तरीके से इस्तीफा आया है, हुकूमत का ये 2 जजेस के हवाले से जो ये मामला है, इसको इतना बड़ा इशू बनाने के बजाय इसकी दरख्वास्त की जा सकती है तरीक़ाकार के तहत, बजाय इसके कि इसके ऊपर बयानबाजी हो। ये भी वो कितने सेल्फ सेंटर्ड हैं इस टाइम पे इन हालात में कि एक तरफ मुआशी एतबार से तमाम चैलेंजेस, दूसरी तरफ कलेक्टिवली फिक्र इस बात की है। तो आप समझते हैं कि उनका भी तरीक़ाकार दुरुस्त है? इसके ऊपर जब अदालत सवाल उठा चुकी है नैब तरमीम के हवाले से भी कि अपनी बचत के लिए लाई गई, ये गवर्नमेंट जो है ना, ये जो 90 दिन का इलेक्शन ना कराने के जो बहाने करी है, उस पर बहुत वीक विकेट पर है। जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं वो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को फंसा के रख दिया है खान साहब ने, और अगर इनको कोई और रास्ता ढूंढना है, देखिए अभी तक इन्होंने कहा है हम डिले कर रहे हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं कराएंगे। और हमें हमारी जिन भी कानूनी माहिरीन से बात की है, और यहाँ पे रफ़ीक साहब भी मौजूद हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब भी मुल्कों की सियासी ज़िंदगी में इदारों में टकराव आता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे एग्रीमेंट नहीं होता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि जी आप इंटरप्रेट करें। 2 जजेस के हवाले से जो बात हो रही है, अगर इस गवर्नमेंट का एक कंसर्न है, उनकी कोई ऑडियो लीक्स आई हैं, उनकी साख पे, उनके वक़ार पे सवाल उठ रहा है, तो होना क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक इदारा मौजूद है, जब शिकायतें आती हैं वहाँ पे देखना चाहिए। इस वक्त अगर ये मुतालबा सामने आ रहा है कि अंदरूनी अपना एहतसाब भी करें, इसमें कोई कबाहत नहीं है, इससे इदारे मजबूत होते हैं। और आखिरी बात आपकी कि जो आपने कहा कि चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दिया, इससे भी इस हुकूमत की साख को बड़ा धचका पहुंचा है। जो जावेद इकबाल साहब जब वो चेयरमैन नैब थे, जो पीटीआई के ज़माने में नैब ने कार्रवाइयाँ की, उसका बिल्कुल रेपुटेशन ख़राब हुई, स्कैंडल सामने आए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये गवर्नमेंट जो है चेयरमैन नैब को, एक अच्छे ऑफिसर को चलने देगी। उनके इस्तीफ़ा से इस गवर्नमेंट के जो इंटेंशंस हैं और इनके अंदर जो गड़बड़े हैं वो खुलकर सामने आई हैं। सही। मैं एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, उसके बाद जब हम वापस आएंगे, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ रफ़ीक साहब और रियाज साहब मौजूद हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टीज़ के सीनियर तरीन रहनुमा हैं और इस मुल्क की सियासत और मामलात को और अवामी जज्बात को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो हम इनसे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हल इन हालात का क्या होगा, जबकि एक सियासी जमात जेलें भरने को आज निकल चुकी है, दूसरी तरफ हुकूमत है और वो भी बहुत सारी जमातों की हुकूमत है, तो एक जमात को तनकीद का निशाना भी नहीं बनाया जा सकता। उनके सामने जो मौशी चैलेंजेस मौजूद हैं, इसका आज ऐलान किया गया। इसका हल क्या होना चाहिए कि कम अज़ कम जिस वक्त तफरीक है, एक बहुत बड़ी डिवाइड है, उसमें कुछ कमी आ सके। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम बात करेंगे कि इन मामलात जो इस वक्त मुल्क जिस नहज के ऊपर खड़ा हुआ है, कम अज़ कम सियासी एतबार से उसका क्या हल होना चाहिए। मैं पहले रियाज साहब आपकी तरफ आऊँगी। कुछ तो रवैयों के अंदर नजर सानी की दोनों तरफ ज़रूरत है, इसका हम हवाला देते रहे हैं प्रोग्राम में, पहले भी बात होती रही है। जिस तरह कि इमरान खान साहब ने आज भी एक धमकी आमेज़ रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि 24 मई को जो अफसरान जिन्होंने हमारे ऊपर हमारे लोगों को रोका, कारकुनान के साथ रवैया अपनाया, उनको मैं देख लूँगा कल को आके। एक ये रवैया जो इसी तरीके की धमकियाँ दूसरे से राना साहब भी दे रहे होते हैं। लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि क्या मुज़ाकरात के ऊपर आना ही एक बेहतर तरीका होगा या सड़कों के ऊपर ही रहा जाए? बतौर एक सीनियर सियासतदान भी आपके क्या ख्यालात हैं रियाज साहब इस हवाले से? किस चीज़ में एंगेज किया जाए पीटीआई को इस वक्त? देखें, बुनियादी तौर पर हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम यहाँ पे हकीकी जमहूरियत चाहते हैं, इंसानी हकूक़ की हालत बेहतर करना चाहते हैं, इंतखाबात का फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चाहते हैं हो मुल्क में, और इस सिलसिले में हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर वो मीनिंगफुल अगर मुज़ाकरात हों, कई जगह हो सकती है, स्पीकर चैम्बर, चेयरमैन सेनेट का चैम्बर, बाद सदर ममलकत का ऑफिस, कोई भी ना हो, अल्लाह ताला का घर, फैसल मस्जिद में हम बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। बैठने का इशू नहीं है, हमारी सारी आपस में हम एक दूसरे को जानते हैं। रफ़ीक रिजवाना साहब माशाल्लाह हमारे गवर्नर हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो मेरे मद्दे मुकाबला फोरम में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। बहुत सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के और सेनेटर भी और साबिक गवर्नर पंजाब। मैं समझता हूँ कि ये भी समझते हैं कि आइन का आर्टिकल 224 क्या कहता है, ये भी समझते हैं आइन का आर्टिकल 254 क्या कहता है। जहाँ तक मीनिंग फुल कंसल्टेशन की बात है, रूल 50 सेक्शन 58 की बात हो रही है। ऑब्वियसली सदर ममलकत ने खत लिखा इलेक्शन कमीशन को कंसल्टेशन के लिए, सेकंड टाइम खत लिखा,
थर्ड टाइम उनको दावत दी कि आए अवान सदर में बैठ के हम मुज़ाकरात करें, कंसल्टेशन करें। अब सदर ममलकत ने तो उठकर नहीं जाना था एक इदारे के पास, इदारे ने उठ के सदर ममलकत के पास आना था जो रियासत के सरबराह हैं, उन्होंने उल्टा रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं आते सदर ममलकत के पास, और कंसल्टेशन क्या होती है? क्योंकि अदालत में था मामला सर, ये कहा गया था कि मामलात अदालत में, लेकिन क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, मैं रफीक साहब का जवाब भी सर अगर आपकी इजाज़त हो मैं शामिल करना चाहूँगी। रजवाना साहब, इमरान खान साहब का ये तो बातें हैं कि वो ये कहते रहे ये चोर डाकू है, मैं इनके साथ किसी सूरत नहीं बैठूंगा, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि जब पेशावर में अटैक हुआ तो उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, हमें बाकायदा दावतनामा दिया जाता है, हम आएंगे, और अभी भी रियाज साहब ये बात करते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तो ज़रूर बैठना चाहेंगे। इस माहौल के अंदर क्या मुज़ाकरात के लिए पुश नहीं करना चाहिए हुकूमत को? आपका अपना मशवरा क्या है और ख्यालात क्या हैं? जी, मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को पहले असेंबली नहीं छोड़नी चाहिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड आधे मिनट का, बल्कि 5 सेकंड का। जब कोई झगड़ा नहीं था तो इलेक्शन के फौरी बाद इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि मैं इन चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। बस वो चोरी चलते 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 उसी नफरत, उसी विंडिक्टिव होना, ये हालात तो अब हुए हैं। ये तो खड़े हैं एक पार्टी को, एक लीडरशिप को टारगेट बना के। तो जब आप एक मखसूस मकसद के तहत काम कर रहे हो, आप एक मखसूस कोई खुदा न खास्ता देरीना कबायली दुश्मनी के तहत काम कर रहे हो, तो उस पर जब आपकी जो है ना बोनाफाइडी ना हो और आपका मकसद हो मुल्क चले न चले, मैंने रगड़ा लगाना है PMLN को, किसी पे नजायज मनशियात, किसी पे नैब, वो मरियम नवाज बरी हो गई ना फिर हाई कोर्ट से। शौकत सिद्दीकी पे क्या दबाव था? अभी ये शाहजेब साहब कह रहे थे, राइटली पॉइंटेड आउट, शाहजेब के रेफरेंस सदर साहब ने भेज दिया, इमरान खान से ने कहा मेरी गलती थी, साइफर वाली उनकी गलती थी, और क्या क्या उनकी गलतियां थी। अब बात ये है कि एक आदमी ना पे लगा रहे, जिद पे लगा रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि बैठना चाहिए। अगर हुकूमत की म्याद पूरी करने से भी कुछ महीने पहले और ये कुछ महीने आगे ले जाए, दरमियानी रास्ता निकाल के जनरल इलेक्शन कॉल कर ले। पाकिस्तान में आप इस तरह टुकड़े टुकड़े इलेक्शन कराएंगे। और आखिरी बात कर दूं, टाइम माइट बी वेरी शॉर्ट, अगर मेरे पास और टाइम आपके पास है, क्या ये पाकिस्तान सिर्फ तहरीके इंसाफ और इमरान खान के हाथों यरगमाल बनता रहेगा? क्या एक जमात का जो है मुतालबा पूरा होगा? क्या एक जमात का मंशा पूरी होगी? बाकी जमातें नहीं है जो पार्लियामेंट में बैठी हैं। क्विकली आप ऐड कर लें, वक्त खत्म हो रहा है। कौन इस मुल्क के साथ अगर सिंसियर है? मैं बस एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि रफीक साहब से आपका जो सवाल था वो रिपीट करना चाह रहा हूँ कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हुई थी, जैसे दोनों ने बड़ी अच्छी बात की है कि बैठ के निगोशिएट कर लेते हैं ना इलेक्शन की डेट, ये पूरा झमेले से हम निकलें। तो रफीक साहब अगर ये बता दें कि क्या हुआ? हमने सुना वो पोस्टपोन हुई, उसके बाद खामोशी हो गई, क्यों इमरान खान को एंगेज नहीं कर रहे फिर आप? मेरे इल्म में नहीं है, मगर इमरान खान साहब ने भी उस पर मेरा ख्याल है कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा शायद नहीं किया। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट के बाद सर, आप ऑर्गेनाइज तो करें ना, वो ना आए तो फिर बॉल उनके कोर्ट में होगी। आप ऑर्गेनाइज तो करें ना, गवर्नमेंट क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर रही है? देखें जी, मैं तो मियां साहब, मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मशवरा दूंगा, शाहजेब साहब, कि आप किसी दिन इमरान खान साहब को फोन करें जी, मैं आपके पास खाना खाने आ रहा हूँ, चाय पीने आ रहा हूँ। खान साहब की रिवायत है वो चाय नहीं पिलाते किसी को, लेकिन देखते रजवाना साहब आने वाले दिनों में चले। वक्त खत्म हो गया मेरे पास सर। बहुत रफीक रजवाना साहब, रियाज फतियाना साहब हमारे साथ है, शाहजेब जलाई साहब, आप तीनों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी, इस तमाम जो प्रोग्राम के अंदर कंक्लूड हुई बात वो यही है कि कोई मुज़ाकरात की एक सूरत हाल बननी चाहिए, जो हमें बज़ाहिर इस वक्त नज़र आता है कि ना हुकूमत करना चाह रही है, ना इमरान खान साहब करना चाह रहे हैं। देखते हैं कि ये जो जेल भरो तहरीक अब ये कल तक क्या शक्ल इख्तियार करती है। आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।